दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट, जहाँ हम लोग डिफिकल्ट कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से समझते हैं। तो आज हम लोग नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे जो कि है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो अधिकार जो हमारे संविधान में दे रखे हैं। तो इससे पहले चैप्टर में हम लोग ने समझा कि फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, फिर कंपोजिशन क्या थी, फिर ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी, क्या गुड प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर हमारी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुई थी उससे क्या हम लोग ने एक्सपीरियंस गेन किया। ठीक है, तो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हम लोग के पास क्या अधिकार है, एज अ सिटीजन हमारे पास क्या अधिकार है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का बात तो हम लोग कर लिए कि भाई वो अपना अपना काम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लेकिन एज अ सिटीजन हमारे पास क्या अधिकार है, तो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। तो पहले से इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम जाने कि क्या हमारे पास राइट्स है, उससे पहले हम जाने कि इंट्रोडक्शन यानी परिचय, जो कि चैप्टर शुरू करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट 3। तो मैंने पहले वाले वीडियो में ही बताया था आप लोग को कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स है। पार्ट्स इन द सेंस कि भाग, चैप्टर बोलो तो। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। नाउ कि किससे किससे इंस्पिरेशन लिए, किससे हम लोग कंसेप्ट लिए, किससे कंसेप्ट बोरो किए, तो क्या है वो यूएसए से बोरो किए हम लोग, क्योंकि वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स है, तो वहाँ का कंसेप्ट लेके हम लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया। ये नहीं कि पूरा कंसेप्ट ही डिटो कॉपी कर लिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया, लेकिन इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया है? वो बिल ऑफ राइट्स से लिया गया। इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है? प्रेरणा। प्रेरणा किससे ली गई है? यूएसए से। नाउ फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो इसीलिए दिए गए हैं ताकि जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करें। ठीक है ना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? तो ऐसा डेमोक्रेसी जिसमें सिटीजन के पास ये अधिकार होता है कि वो राइट टू वोट यानी मताधिकार को यूज कर सके, फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बात रख सके, अपनी बात रख सके, जिसको हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी किसके अंतर्गत आती है? वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंतर्गत आती है। और इसीलिए भी रखा गया फंडामेंटल राइट्स, ताकि निरंकुश तंत्र, ऑथोरिटेरियन रूल को स्थापित ना किया जाए। निरंकुश तंत्र यानी डिक्टेटरशिप, उसमें क्या होता है? पावर एक सिंगल पर्सन के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो क्या वहां वो सही रहेगा? क्या बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पीपल का कोई रोल ही नहीं रहेगा, जो करेगा वो सिंगल पर्सन करेगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स का नाम फंडामेंटल ही क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रदान की है, ना कि किसी पर्टिकुलर इंसान ने। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इसको ग्रांट किया है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारी सुप्रीम लॉ है, सर्वोपरि कानून है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? फंडामेंटल राइट। और इसीलिए इसका नाम फंडामेंटल है क्योंकि ये हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट में हमारी मदद करती है। अब बोलोगे ऑलराउंड डेवलपमेंट क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट इन द सेंस कि आपको एक अपॉर्चुनिटी जो प्रदान करती है मेंटल डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है, अगर आप बहुत ही टैलेंटेड हो और सिर्फ घर में ही बैठे रह जाओ, कोई जॉब की वैकेंसी नहीं आए, तो क्या वो टैलेंट कोई काम की आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो वो फंडामेंटल राइट्स ही हैं जो हमारे टैलेंट, स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? फंडामेंटल रखा गया है। फिजिकल की जगह, सॉरी मैंने फिजिकल वर्ड यूज किया, वो मेंटल था। ठीक है, नाउ ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है, एज अ सिटीजन अगर राइट्स नहीं होगा तो क्या होगा? तो हमारी बुक ने 2 एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाया, तो उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में याद रखने का ज़रूरत है कि क्या बोल रहा है। ठीक है, कि लाइन बाय लाइन, एज अ स्टूडेंट लाइन बाय लाइन बुक तो हम लोग को पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो 1992 में क्या हुआ था कि एशियन गेम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो एशियन गेम्स होता है, ठीक है, ओलंपिक वगैरह होता है ना, 4 साल पे बहुत सारे कंट्रीज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे एशियन गेम्स होते हैं। एशियन गेम्स में सिर्फ एशिया के कंट्रीज लोग पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स में। ठीक है,
तो उसके कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कुछ गरीब मजदूरों को लिया गया था ताकि वो मजदूरी कर सके, ठीक है, लेबर वाला काम कर सके, ताकि फ्लाईओवर बिल्ड हो सके, स्टेडियम बिल्ड हो सके, उनको बनाने के लिए वहां रखा गया था। हुआ क्या था कि वो लोग अपना काम तो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे थे, लेकिन उनको उस हिसाब से उनका काम का पैसा नहीं मिल रहा था, वेजेस नहीं मिल रहा था। देखिए, एक होता है सैलरी, एक होता है वेजेस। सैलरी जो मंथ के एंड में मिलता है, ठीक है, और वेजेस जो डेली बेसिस पे जो काम, दिहाड़ी बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो वो मिलता है डेली बेसिस पे काम करने पे। तो उन लोग को वेजेस जो है वो ढंग से नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं इनके कंडीशन को देखें और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया, हलफनामा दाखिल किया, और वहां पे बोला कि इन वर्कर्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है। कैसे हनन हो रहा है? क्योंकि उनको जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ। अब इसमें दिया हुआ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हनन हुआ है। तो अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हम लोग आने वाले टॉपिक में समझेंगे। अभी इतना ही समझ लो कि इसमें उस मजदूरों का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का जो फंडामेंटल राइट है वो हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को देखा, अब गवर्नमेंट से बोली कि भाई इन लोग को देखो कि इन लोग का जो वेजेस है वो आप लोग इंश्योर करो कि उन लोग का वेजेस जो है वो ढंग से मिले, इतने सारे वर्कर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे समझे कि उन लोग का कैसे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा था। अब दूसरा एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मशाल लालू, जो कि 23 साल का था जब अरेस्ट हुआ था, जब वो गिरफ्तार हुआ था। तो क्यों अरेस्ट हुआ था? तो उसमें उसको ये ब्लेम लगाया गया था, उसमें इल्जाम लगाया गया था कि वो किसी को चोटिल किया है, किसी का मारपीट में किसी को चोटिल किया होगा, ठीक है। तो अब गिरफ्तार करने के बाद तो ट्रायल होता है, ठीक है, ट्रायल यानी इसको मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट किया जाता है, इसको भी हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है, ये किस राइट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ट्रायल तो करने जाना ही होगा, जब गिरफ्तार किया तो वो जेल में रह के सड़ेगा तो नहीं, ट्रायल तो करना ही पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन हुआ क्या कि उसको बोल दिया गया कि वो मेंटली फिट नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया, उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। मेंटल हॉस्पिटल का नाम मेंशन है, उसका नाम क्या है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोली मेंटल हॉस्पिटल, जो कि तेजपुर में था। वो किस गांव, किस जिला, किस राज्य का आदमी था? तो वो आसाम का आदमी था, मोड़ाईगांव डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो 1967 से लेकर 1996 तक डॉक्टर्स ने बोला कि भाई ये व्यक्ति है जो ठीक हो चुका है, आप इसको ले जाओ, ट्रायल करवाओ इसका, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं था, ठीक है। हालांकि फंडामेंटल राइट सबके पास दिए हुए हैं, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लागू तब से हम लोग पास फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे प्रैक्टिस हुआ, फंडामेंटल राइट का कहीं यूज हुआ, तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स का देना ही कोई मतलब नहीं होता, उसको ग्राउंड लेवल पे एक्सरसाइज करवाना ही बहुत जरूरत है। सिर्फ पेपर में लिखने से कोई काम नहीं हो जाता है, उसको ऑन द ग्राउंड लेवल उसको करना भी पड़ता है, इन प्रैक्टिस इसको लाना भी पड़ता है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ। तो हुआ क्या कि जुडिशियल कस्टडी में ही वो रह गया और फाइनली वो 2005 में जेल से छूटा और तब उसकी उम्र थी 77। सोचो, 23 साल का गिरफ्तार हुआ था और 77 ईयर्स में वो छूट रहा है। समझ सकते हैं कितना टाइम वेस्ट हुआ, 54 ईयर्स का टाइम इस चीज में चला गया। जबकि क्या केस था, सिर्फ एक मारा पीटी का केस था, किसी का हत्या नहीं किया था वो, लेकिन क्या हुआ, उसको इतना साल तक जेल में रहना पड़ा, ठीक है। उसका 54 साल उस जेल में चला गया। फिर फाइनली क्या हुई, वही प्रोसेस की सब चीज होने के बाद एक टीम अपॉइंट करी जाती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है उसको आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि एक ऐसी बॉडी होती है जो मानव के अधिकार को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अगर ऐसा काम करती है कि किसी के ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट करेगी तो ये पिक्चर में आएगी। सुप्रीम कोर्ट तो आएगी, लेकिन ये भी पिक्चर में आती है, ठीक है। आने वाले टॉपिक में लोग जानेंगे कि NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है। तो देखो, इन लोगों के पास फंडामेंटल राइट था, लेकिन क्या हुआ, वो यूज हुआ कहीं नहीं हुआ, ठीक है। तो इस फंडामेंटल राइट्स का देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसको डे टू डे लाइफ में यूज भी करना बहुत जरूरी है, वरना कल तो कुछ भी कर सकता है हम लोग सब, पुलिस, गवर्नमेंट। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को जानना सबके लिए बहुत जरूरी है, एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक, देश के नागरिक होने के नाते, ठीक है। नाउ
हमारी राइट्स की इंपॉर्टेंस अब समझेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो क्यों जरूरी होते हैं राइट्स? ताकि हम एक अच्छा लाइफ जी सके, एक डिग्निफाइड यानी एक इज्जत का जिंदगी जी सके, ठीक है, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके, इसीलिए राइट्स बहुत जरूरी है। दूसरा क्या कि फंडामेंटल राइट्स इसीलिए जरूरी होती है ताकि ये हम लोग के टैलेंट को डेवलप करने में मदद करती है, स्किल को डेवलप करने में मदद करती है। तो मैंने वही एग्जाम्पल दिया था ना एग्जाम्पल कि मान लो मेरे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है, लेकिन हम घर ही में बैठ गए, कोई वैकेंसी नहीं, कोई स्कूल वगैरह पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, क्या वो मेरा टैलेंट रहेगा कोई काम का? बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी है। इन अ डेमोक्रेसी जनरली पीपल सिटीजन हैव द राइट टू एक्सप्रेशन। डेमोक्रेसी में जानते हैं कि हम लोग को अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, जो हम लोग को एक अधिकार प्रदान करती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठा सके। चाइना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाइना में ऐसा है क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? बिल्कुल नहीं है। वहां तो सरकार के खिलाफ अगर एक शब्द भी नहीं बोल सकते हो। लेकिन हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है, एक फंडामेंटल राइट्स है हमारी की जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम लोग बोल सके, अपना आवाज उठा सके। तो इसलिए राइट्स का बहुत होना बहुत ही जरूरी है। नाउ बिल ऑफ राइट्स क्या होता है? तो ये एक लिस्ट ऑफ द राइट्स है, यानी लिस्ट नंबर 1 राइट क्या होता है, नंबर 2 एक लिस्ट ऑफ द राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उस राइट को प्रोटेक्ट करती है। अब कैसे प्रोटेक्ट करती है वो हम लोग आने वाले टॉपिक में समझेंगे। प्रोटेक्ट करती है इन द सेंस कि अगर हम लोग का राइट को वायलेशन हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं कि भाई मेरे राइट फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। तो जो बिल ऑफ राइट्स क्या होती है? ऐसी लिस्ट ऑफ द राइट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, गिवन है, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट हमारी राइट से अगर कोई काम किया तो क्या होता है? इसके लिए रेमेडी भी वही सजेस्ट किया, रेमेडी यानी इलाज। कैसा इलाज? कि सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग जा सकते हैं वायलेशन अगर हमारे राइट्स का होगा। ठीक है, तो यही होता है बिल ऑफ राइट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले टॉपिक्स में हम लोग जानेंगे कि हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।